आज हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक सीरीज़ के एक नए वीडियो के ऊपर, जिसमें हम डीसी मशीन के जितने भी टेस्ट होते हैं उनके ऊपर बात करेंगे इस लेक्चर में। तो डीसी मशीन के अंदर जितने भी तरीके के टेस्ट होते हैं, उनकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर पेपर ऐप में क्वेश्चंस आए हुए हैं, स्पेशली अगर हम लोग जेई एग्ज़ाम्स की बात कर लें या ए एग्ज़ाम की बात कर लें, इवन गेट में भी, तो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम लोग उनके ऊपर फोकस करेंगे और थ्योरी उतनी ही रखेंगे जितने में हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ। क्योंकि आपको पता होगा इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज़ ये जो चल रही है, इसके अंदर हम लोग का पूरा फोकस रहता है कि कॉन्सेप्ट सीखने से ज़्यादा ज़रूरी हम इसमें फोकस करते हैं कि टॉपिक के इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लें, जिससे कि हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो ये सीरीज़ मैंने उन लोगों के लिए चलाई है जो लोग केवल इतना पढ़ना चाहते हैं कि बस पेपर के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं, एमसीक्यू सॉल्व हो जाएं, भले ही उस टॉपिक के बारे में उन्हें बहुत जानकारी ना मिले। तो टॉपिक की अगर डिटेल्ड जानकारी चाहिए तो इसके लिए आप लोग जो मेन प्लेलिस्ट है, मेन सीरीज़ चल रही, वहाँ पे देखेंगे। इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर हम लोग टॉपिक्स के जो हाइलाइट्स हैं उन पे ऊपर बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली डीसी मशीन की जो टेस्ट है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। आप कोई भी एग्ज़ाम दे लो, यूपी पीसीएल दे लो, यूपी आरविनल दे लो, एसएससी जेई है, इसरो है, तो सब में बहुत सारे क्वेश्चन जो है डीसी टेस्ट के ऊपर पूछे गए हैं। तो उसी के ऊपर आज सारों को, जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको हम आज इस लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, 5 टेस्ट होते हैं डीसी मशीन में। तो सबसे पहला टेस्ट होता है ओपन सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट की खास बात ये होती है कि इसके अंदर हम लोग मैग्नेटिक सैचुरेशन, ठीक है, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कितनी मैक्सिमम हम लोग फील्ड करंट बढ़ाते जाएं तो उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज बढ़ेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जो वोल्टेज होता है वो ई जी इक्वल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स के। ठीक है, आपको याद होगा ई जी इक्वल टू एन पी वाई जेड डिवाइड बाई 60A। ठीक है, तो यानी कि ई जी जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है फ्लक्स के, और जो टर्मिनल पे वोल्टेज मिलता है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा ई जी पे इन केस ऑफ ओपन सर्किट टेस्ट। तो क्या हम लोग अगर फ्लक्स बढ़ाते जाएं, मतलब फ्लक्स इन द सेंस कि अगर हम लोग फील्ड करंट बढ़ाते जाएंगे तो क्या हमारा जनरेटेड वोल्टेज भी बढ़ता चला जाएगा, मतलब हम इसको बढ़ाते चले जाएं और वोल्टेज भी बढ़ता जाएगा? तो ऐसा नहीं होता है। इसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है बीएच कर्व। तो बीएच कर्व जो होता है, इसी को हम लोग सैचुरेशन कर्व भी कहते हैं। तो बीएच और सैचुरेशन कर्व की अगर हम बात करते हैं तो खास बात यही होती है कि बीएच कर्व ये बताता है कि जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाओगे वैसे वैसे डेंसिटी शुरुआत में लीनियरली बढ़ेगी, देन सैचुरेट हो जाएगी। तो डीसी मशीन में ये सेम काम जो है वो ओसी टेस्ट हमारा करता है। तो ये जो मैग्नेटिक सैचुरेशन कर्व होता है, इसको हम लोग, तो याद रखना, इसको हम लोग मैग्नेटिक सैचुरेशन कर्व के नाम से जानते हैं। ये कर्व ये दिखा रहा है कि जैसे जैसे फील्ड करंट को हमने बढ़ाया वैसे वैसे क्या हुआ, शुरुआत में तो बहुत तेजी से वोल्टेज बढ़ा, एंड देन उसके बाद जाके क्या हुआ, ये सैचुरेट हो गया, फ्लैट हो गया। तो इसीलिए इसको मैग्नेटिक सैचुरेशन कर्व कहा जाता है। ठीक है, और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि किसी भी मशीन के अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ डायपोल्स होते हैं। एक बार सारे के सारे डायपोल अलाइन हो गए तो उसके बाद फील्ड करंट कितना भी बढ़ा लो, ये जो फ्लक्स है ये लगभग लगभग कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। तो डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, तो जो जनरेटेड वोल्टेज है वो भी फ्लैट हो जाएगा। तो इसीलिए शुरुआत में लीनियरली बढ़ेगा, देन नॉन लीनियरली ये कर्व हो जाता है। तो ये बीएच कर्व जो है, इसको बीएच कर्व नहीं, इसको सैचुरेशन कर्व कहा जाता है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ये डीसी मशीन में क्या होता है, डीसी मशीन की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनके लिए फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करा जाता है। तो जैसे हमने मैग्नेटिक मेटेरियल की सीरीज में डिस्कस करा है, कई बार हम लोगों ने इसके ऊपर चर्चा भी करी है बीएच कर्व की। तो बीएच कर्व जो होता है वो मैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कैसा है, कितना अच्छा है, उसको डिटरमाइन करने के लिए यूज़ होता है। बिल्कुल वैसे ही जो मैग्नेटिक सैचुरेशन कर्व है, ये जो तुम डीसी मशीन लेके आए हो, जो डीसी जनरेटर या मोटर जो भी लेके आए हो, जनरली डीसी जनरेटर की बात कर ले रहे हैं, डीसी जनरेटर, तो वो जो खरीद के लाए हो, उस जनरेटर की जो कोर है, पूरा सिस्टम है, उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनके ऊपर चर्चा, उनकी जो क्वालिटी है उसको ये दर्शाता है। तो जितना अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल होगा उतना ये हाई लेवल तक लीनियर जाएगा एंड देन सैचुरेट होगा। कोई बेकार लाओगे तो वो जल्दी सैचुरेट हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें रहती हैं। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मैग्नेटिक सैचुरेशन कर्व निकालने के लिए कौन सा टेस्ट करें, तो ओसी टेस्ट आंसर है। ठीक है, या पूछ लिया जाएगा कि ओसी टेस्ट से क्या आइडेंटिफाई करा जाता है, तो मैग्नेटिक मटेरियल की, डीसी मशीन की जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टीज़ को निकाला जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि किस पे करा जाता है, तो याद रखना आपको, रेटेड स्पीड होगा विदाउट लोडिंग। ठीक है, यानी कि नो लोड पे होगा, नो लोड। ठीक है, और रेटेड स्पीड पे चलेगा। तो स्पीड को कांस्टेंट रखा जाएगा और लोड हटा दिया जाएगा ताकि ईजी जो है वो इक्वल हो जाए वीटी के। तो जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है और जो टर्मिनल पे मिल रहा है वो लगभग इक्वल हो जाए, इसीलिए इसको नो लोड पे ऑपरेट करवाया जाता है। ठीक है,
ओसीजी कर्व प्लॉट किसके बीच में किया जाता है? तो फील्ड करंट, ठीक है, आईएफ या फील्ड एक्साइटेशन कह सकते हो, एंड वीटी के बीच में, ठीक है। तो फील्ड करंट जो तुम्हारा फ्लो कर रहा है ये रहा, और वीटी यानी कि टर्मिनल वोल्टेज के बीच में इसको हम लोग प्लॉट करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो ये सारी चीज़ें जो है इनके ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसीलिए एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट, कर्व इज सिमिलर फॉर ऑल टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर। तो एक बात समझ लो, अगर कोई पूछ लेता है कि भाई डीसी शंट है और डीसी सेपरेट एक्साइटेड मशीन है, दोनों के बीएच कर्व में या मैग्नेटिक सैचुरेशन कर्व में क्या डिफरेंस होगा? तो आंसर है सेम होंगे। समझ में आ रही बात है? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अ, इसको मैंने लेक्चर में भी कवर करा है मैग्नेटिक सैचुरेशन कर्व को। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है वोल्टेज बिल्डअप का, ठीक है। वोल्टेज बिल्डअप इस तरीके से वोल्टेज जो होगा वो बिल्डअप होता है। तो ये जो वोल्टेज इंपॉर्टेंट टर्म है, वोल्टेज बिल्डअप, ठीक है। तो इसका जो वोल्टेज बिल्डअप का जो प्रोसेस है, इसके लिए आप मेरा लेक्चर देख सकते हो। मैंने इसको वोल्टेज बिल्डअप के नाम से आई थिंक डाला हुआ है। डीसी मशीन्स में बहुत डिटेल में मैंने इसको पढ़ाया है, डीसी मशीन में कैसे होता है। तो जब हम डीसी जनरेटर को ऑन करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एकदम से, खासकर जो सेल्फ एक्साइटेड की बात हो रही है, सेल्फ एक्साइटेड, ठीक है। क्योंकि सेपरेटली में तो हम लोग जो जनरेटर होता है उसका जो वोल्टेज होता है उसको हम लोग बाहर से बैटरी से दे देते हैं, लेकिन जब सेल्फ एक्साइटेड की बात होती है जिसमें कोई भी कनेक्शन नहीं लगा होता है, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर वोल्टेज बिल्डअप के प्रोसेस से ही आपकी मशीन जो होती है वो एक्साइट होती है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा? तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आ सकते हैं उसी टेस्ट में, जिस पे क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, दो छोटे छोटे टेस्ट और है। एक है वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट। तो वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट की क्या खास बात होती है? ये यूज करा जाता है चेक करने के लिए, ये सी है, CHE, ठीक है, चेक करने के लिए कंडीशन ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। तो वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट क्या होता है बेसिकली कि भाई अगर आर्मेचर वाइंडिंग की बात करें किसी मशीन की, तो आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बिल्कुल मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो रेजिस्टेंस कितना मिनिमम है या रेजिस्टेंस बढ़ गया है? ये रेजिस्टेंस बढ़ गया मतलब वाइंडिंग खराब हो रही है। अगर आर्मेचर वाइंडिंग बढ़िया काम करेगी तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। अगर आर्मेचर वाइंडिंग खराब होगी तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज होने लगेगा। तो जो वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट होता है ये क्या करता है? ये कंडीशंस को चेक करता है। ये बताता है कि भैया वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है अक्रॉस द आर्मेचर सर्किट। तो ये बताएगा आर्मेचर सर्किट के अक्रॉस अगर कोई वोल्टेज ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया है, और रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब आर्मेचर वाइंडिंग की जो कंडीशंस हैं वो अच्छी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट करा जाता है ताकि हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग की कंडीशंस निकाल सकें, ठीक। तो इसीलिए इसको एक और नाम से जाना जाता है, आर्मेचर ड्रॉप टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है इस पे? क्वेश्चन तुमसे पूछ लिया जाएगा कि ये बता दिए कि आर्मेचर ड्रॉप टेस्ट की किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आर्मेचर ड्रॉप टेस्ट, तो आप आंसर दो कि भैया वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट किस काम के लिए किया जाता है? तो इसका सीधा सीधा आंसर होगा आर्मेचर वाइंडिंग की कंडीशंस को पता करने के लिए कि आर्मेचर वाइंडिंग अच्छे हालात में है कि उसके हालात खस्ता हो गए हैं। खस्ता मतलब रेजिस्टेंस उसका बढ़ गया है, ठीक है। तो ये टेस्ट होता है, इस पर इतना ही क्वेश्चन आया हुआ है। तीसरा जो टेस्ट होता है जिसके ऊपर क्वेश्चन आया है, रिटार्डेशन टेस्ट, ठीक है। इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, इसरो में भी मैंने इसके ऊपर क्वेश्चन देखा था। तो ये जो होता है इसमें दो क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहली बात समझ लो, रिटार्डेशन टेस्ट का इस्तेमाल करा जाता है स्ट्रे लॉसेस को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। अब स्ट्रे लॉसेस क्या होते हैं इसके ऊपर मैंने सेपरेट लेक्चर डाला हुआ है, जाके चेक कर लेना। स्ट्रे लॉसेस के नाम से ही है स्ट्रे लॉसेस, ठीक है। तो जैसे वो सारे लॉसेस जिनको हम लोग काउंट कर लेते हैं वो हो गए हमारे, अगर हम लॉसेस को काउंट करें तो वो या तो कांस्टेंट लॉसेस की कैटेगरी में आएंगे या फिर वेरिएबल लॉसेस की कैटेगरी में। ना जो लॉस ना तो कांस्टेंट की कैटेगरी में आएंगे ना वेरिएबल की, मतलब जिनको हम अकाउंट नहीं कर पाएंगे, जिनको हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो सारे लॉसेस स्ट्रे लॉसेस की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? जैसे कि लीकेज फ्लक्स की वजह से सॉरी, ठीक है। तो जैसे कि लीकेज फ्लक्स की वजह से लॉस हो जाना, या फिर फ्रिक्शन की वजह से लॉसेस होना जिसको हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं, विंडेज की वजह से कुछ लॉसेस होना, तो ये सारे के सारे लॉसेस भी आपके स्ट्रे लॉसेस के अंदर आ जाते हैं कुछ हद तक, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे? नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं स्विनबर्न टेस्ट। स्विनबर्न टेस्ट के बारे में बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्थ टेस्ट, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये इनडायरेक्ट मेथड होता है टेस्टिंग का डीसी मोटर को। यानी कि अगर कोई डीसी मोटर है तो दो तरीके हैं उसको टेस्ट करने के। एक तो ये कि भैया जो डीसी मोटर है इसके ऊपर हम लोग डायरेक्टली लोडिंग कर दें, ठीक है, डायरेक्ट लोड इसके ऊपर डाल दें। एक मेथड तो ये हो गया। ये जो डायरेक्ट लोड इसके ऊपर डाल के जब हम टेस्ट करते हैं उसको कहते हैं हॉकिंसन टेस्ट, ठीक है। और एक है कि हम डीसी मोटर को टेस्ट करें विदाउट लोडिंग, ठीक है, विदाउट लोडिंग।
तो ये जो मेथड होता है विदाउट लोडिंग का, इसको हम कहते हैं स्विनबर्न टेस्ट। समझ में आ रही बात, ये क्लियर हो गया। तो इसीलिए इसको नाम दिया गया है इनडायरेक्ट टेस्ट। तो इनडायरेक्ट मेथड का मतलब सिंपल हो गया कि भैया जो डीसी मोटर है उसके ऊपर हम लोग इनडायरेक्टली टेस्ट कर रहे हैं, मतलब विदाउट लोड लिखा है ना, नो लोड, बिना लोड डाले ही हम उसकी परफॉर्मेंस को टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो डीसी मोटर जो होंगी वो ऑपरेट होगी नो लोड पे। ठीक, अब नो लोड पे क्योंकि ऑपरेट हो रही है तो आपको पता है हम लोग डीसी सीरीज मोटर हम नहीं चला सकते नो लोड पे, इसीलिए ये टेस्ट जो है वो नॉट फॉर डीसी सीरीज मोटर। तो बात समझने वाली ये है कि जब भी हम डीसी मोटर की बात करते हैं तो डीसी मोटर अगर सेल्फ एक्साइटेड में जाओगे तो एक होगी तुम्हारी डीसी सीरीज और एक होगी मेनली डीसी शंट, बाकी कंपाउंड भी होती हैं। तो जो सीरीज मोटर होती है उसकी खास बात होती है कि जब हम उसका कर्व देखते हैं तो उसका कर्व कुछ स्पीड टॉर्क कर्व ऐसा कुछ मिलता है, मतलब अगर हम लोग लोड को जीरो कर दें तो स्पीड इन्फानाइट मिलेगी। तो इन्फानाइट स्पीड का मतलब हो गया कि डेंजरसली हाई स्पीड। तो कभी भी डीसी सीरीज मोटर जो है वो नो लोड पे स्टार्ट नहीं की जाती, हमेशा लोडिंग करने के बाद ही डीसी सीरीज मोटर को स्टार्ट करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ये बात कही गई है कि भैया डीसी मोटर जब भी हम ऑपरेट करेंगे तो उसके ऊपर पहले लोड डालेंगे देन उस मोटर को ऑपरेट करेंगे। तो इसीलिए, और स्विनबर्न टेस्ट के अंदर हम लोग नो लोड टेस्ट कर रहे हैं, मतलब बिना लोड के, तो डीसी मोड सीरीज मोटर को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर 15-20 क्वेश्चन मैंने देखे हैं अब तक। अगर हम पिछले 10-15 साल की बात करें तो डीसी सीरीज मोटर का आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है। तो आपको याद रखना है, दोनों चीज़ें पूछी गई हैं। एक तो ये पूछा गया कि डीसी सीरीज मोटर पे कौन सा टेस्ट नहीं करते हैं, तो आंसर हो जाएगा स्विनबर्न टेस्ट, या आंसर हो जाएगा नो लोड टेस्ट। और पूछा जाएगा कि क्यों नहीं करते, ये भी पूछा गया है। तो क्यों नहीं करते मतलब क्योंकि रन एट डेंजरसली स्पीड, डेंजरस स्पीड पे चलने लगता है नो लोड पे। तो ये दोनों चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट ले लेते हैं, नो लोड लॉसेस कैन बी इजिली डिटरमाइन। ठीक है, तो ये स्विनबर्न टेस्ट की खास बात है कि हम लोग जो नो लोड लॉसेज हैं उसको फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि भैया हमने लोड नहीं लगाया है तो नो लोड लॉसेज ही टेस्ट निकालेंगे। फोर्थ पॉइंट, इकोनॉमिकल। अब सीधी सी बात है कि अगर डीसी मोटर जो है अगर हम उसको लोड ही नहीं चला रहे हैं, नो लोड पे चला रहे हैं और उसकी परफॉर्मेंस हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, तो अगर नो लोड पे चला रहे हो डीसी मोटर तो उसकी जो परफॉर्मेंस तुम जो फाइंड आउट करोगे नो लोड पे, उसके अंदर करंट बहुत ही कम कंज्यूम होगा, मिनिमम करंट कंज्यूम होगा। अब जो करंट जब मिनिमम होगा तो ऑब्वियस सी बात है बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल बैठेगी। एज रिक्वायर ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ पावर, तो क्योंकि बहुत स्मॉल अमाउंट की पावर कंज्यूम हो रही है इसीलिए स्विनबर्न टेस्ट जो होता है वो काफ़ी इकोनॉमिकल होता है। तो ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि डीसी मशीन का कौन सा टेस्ट सबसे इकोनॉमिकल होता है, मोस्ट इकोनॉमिकल टेस्ट के नाम से जो कौन सा टेस्ट होता है, तो आंसर आ जाएगा स्विनबर्न टेस्ट। तो ये बहुत ही तरीके क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जिस पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया हो किस तरीके से हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लास्ट यानी कि हॉपकिंसन टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, देन कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। हॉपकिंसन टेस्ट क्या है? ये आपका फुल लोड टेस्ट है एक तरीके का, जैसे हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते थे ना ट्रांसफार्मर के अंदर, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट हम लोग अगर डीसी मशीन पे करते हैं तो वो हॉपकिंसन टेस्ट की कैटेगरी में आता है। हॉपकिंसन टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट नहीं करते, फुल लोड टेस्ट करते हैं, मतलब लोड को फुल लगा देते हैं। तो आपको पता होगा 3 कंडीशन होती है, नो लोड होता है, फुल लोड होता है एंड मैक्सिमम लोड होता है। ठीक है, 3 कंडीशन होती हैं। तो नो लोड टेस्ट हम नो लोड जो टेस्ट होता है इसको हम लोगों ने अभी पीछे देखा था स्विनबर्न टेस्ट। अब बात कर रहे हैं फुल लोड की, तो फुल लोड कंडीशन होती है आपकी हॉपकिंसन में। ठीक है, और क्यों यूज करा जाता है, डिटरमाइन करने के लिए एफिशिएंसी। तो खास बात क्या होती है जो हॉपकिंसन टेस्ट को अलग बनाती है, इसके अंदर 2 आइडेंटिकल, सेकंड पॉइंट देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 आइडेंटिकल डीसी मशीन की जरूरत पड़ेगी डेट आर कपल्ड विद ईच अदर। तो क्या होगा, एक हम डीसी मशीन 2 आइडेंटिकल डीसी मशीन में मार्केट से खरीद के लाऊंगा और उनको आपस में कपल कर दूंगा। इनमें से एक जो होगी वो जनरेटर की तरह ऑपरेट करेगी और एक जो है वो मोटर की तरह ऑपरेट करेगी। ठीक है, तो मतलब एक क्या करेगी, पावर दे रही होगी और दूसरी पावर को कंज्यूम कर रही होगी। ठीक, तो ये कंज्यूम कर रही है, ये सप्लाई कर रही है। तो वन ऑपरेटेड एज जनरेटर एंड वन एज मोटर। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन से टेस्ट में हमें 2 आइडेंटिकल मशीन डीसी मशीन की जरूरत पड़ेगी, तो आंसर है हॉपकिंसन टेस्ट में। तीसरा पॉइंट हम बात कर लेते हैं, नाम के ऊपर बहुत बार पूछा जाता है, तो याद रखो हॉपकिंसन टेस्ट के नाम क्या क्या है। रीजनरेटिव टेस्ट, रीजनरेट क्यों, क्योंकि पावर को हम लोग डीसी मशीन मतलब जनरेटर जनरेट कर रहे हैं देन मोटर में भेज रहे हैं देन रीजनरेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकली, तो रीजनरेटिव टेस्ट के नाम से जाना जाता है। दूसरा बैक टू बैक टेस्ट के नाम से, देखो बैक टू बैक मतलब 2 डीसी मशीन बैक टू बैक लगी हुई है, ऐसे याद रख सकते हो, बैक टू बैक टेस्ट, या फिर हीट रन टेस्ट भी हम इसको कहते हैं। तो याद रखना ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रीजनरेटिव टेस्ट, बैक टू बैक एंड हीट रन, तो ये 3 नाम है जिनके ऊपर पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं।
नाउ अगर हम बात करते हैं, अभी मैंने बताया कि हॉपकिंसन टेस्ट का जो मेन काम था वो क्या था, एफिशिएंसी को फाइंड आउट करना। तो एफिशिएंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मान के चलते हैं एक जनरेटर है, ये मोटर है। तो जनरेटर क्या करेगा, पावर या करंट कह सकते हो, जनरेटर सप्लाई करेगा और मोटर जो होगी वो करंट कंज्यूम करेगी। अब क्या होता है, यहाँ पे सप्लाई भी जुड़ी होती है, ठीक है, मोटर में। तो यहाँ पे जनरेटर से ही करंट ले रही है, प्लस कुछ करंट मोटर और लेती है फॉर एज पर द लॉसेज, अगर लॉसेज जो हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो एफिशिएंसी निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, जनरेटर से जो हमने करंट लिया डिवाइड बाई जनरेटर करंट प्लस लॉसेस का करंट। ठीक है, समझ में आ रही बात ये। या हम कह सकते हैं एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है हॉपकिंसन टेस्ट में, वो जनरेटर जनरेटर कितनी करंट सप्लाई कर रहा है, बहुत ध्यान से समझो, एक जनरेटर है और ये मोटर को दे रहा है। तो जनरेटर जनरेटर कितनी करंट सप्लाई कर रहा है डिवाइड बाई मोटर कितनी करंट कंज्यूम कर रही है। अब मोटर करंट कंज्यूम कर रही है जनरेटर वाला, प्लस कुछ सप्लाई से ले रही है, तो आई मोटर प्लस आई सप्लाई। तो ये मिलके बनती है हमारी एफिशिएंसी अंडर रूट में। दिस इज द एफिशिएंसी फॉर दिस हॉपकिंसन टेस्ट। तो इस हॉपकिंसन टेस्ट से हम लोग एफिशिएंसी ऐसे निकालते हैं, ठीक है। ना आप जरा देख लेते हैं यार एक क्वेश्चन इसके ऊपर करके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है। तो ये कहा रखा है कि भैया हॉपकिंसन टेस्ट 220 वोल्ट की डीसी मशीन के ऊपर किया गया, 200 किलोवाट की, ठीक है। सर्कुलेटिंग करंट इज इक्वल टू द फुल लोड करंट। तो जनरेटर जो मतलब करंट सप्लाई कर रहा है वो फुल लोड करंट सप्लाई कर रहा है। एंड इन एडिशन टू द पर्टिकुलर करंट 100 एम्पेयर की करंट और ली गई है सप्लाई से। मतलब जनरेटर का जो करंट है वो तो मोटर ले ही रही है, ठीक है, सर्कुलेटिंग करंट की फॉर्म में। दिस आई जी इज द व्हाट वी कॉल्ड सर्कुलेटिंग करंट। तो ये तो सर्कुलेटिंग करंट है ही, ये तो मोटर ले ही रही है, ठीक है। साथ ही साथ सप्लाई से 100 एम्पेयर का करंट और लिया जा रहा है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है कि भैया आप ये बता दो कि एफिशिएंसी क्या होगी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और अगर हॉपकिंसन टेस्ट के ऊपर ये क्वेश्चन आया तो बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन से विड्रॉ कर लेंगे, नहीं करेंगे। अगर आपने लेक्चर देख रखा होगा तो ये बहुत ही ईजी पार्ट हो जाता है। इसको देखते हैं। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आई जी निकाल लो, तो आई जी इक्वल टू कितना होगा, टोटल पावर कितनी दे रखी है 200 किलोवाट 10⁻³ डिवाइड बाई 220, ठीक है। तो ये हमें दे रखा है, इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं अपने कैलकुलेटर पे सॉल्व करता हूँ। 200 डिवाइड बाई 220 इंटू 1000, तो आंसर आ जाता है 909, ठीक है। यानी कि 909 एम्पियर करंट जो होगी वो जनरेटर जो है वो मोटर को दे रहा है, ठीक है। तो यानी कि आई जी ये वाला दे रखा है 909। अब ये कहा जा रहा है मोटर ये करंट तो ले ही रही है, ठीक है। तो सर्कुलेटिंग करंट जो है वो इज इक्वल टू द फुल लोड करंट। तो ये जो जनरेटर तुम्हारा 909 एम्पियर करंट दे रहा था, ये तो मोटर ले ही रही है, मोटर जो है 909 तो ले ही रही, साथ ही साथ 100 एम्पियर की करंट और ले रही है सप्लाई से, ठीक है। तो अब बस यही तो हमें चाहिए था। तो आई जी कितना है 909 डिवाइड बाई 909 प्लस, अब मोटर जो सप्लाई से करंट ले रही है 100 एम्पियर, ये क्या काम होगा इसका, इसका काम होगा लॉसेस का, ठीक है। तो लॉसेस में जो करंट कंज्यूम हो रहा है तो वो आ गया यहाँ पे आई एल। तो दिस वन इज 100। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे सिंपल सा है। तो अगर हम लोग देखें 909 प्लस 100 कितना हो गया, ये 1009। तो 909 डिवाइड बाई 1009, तो आंसर आ जाएगा अंडर रूट में 0.9। और इसका अगर मैं अंडर रूट ले लूँगा तो 94.9% एफिशिएंसी आ जाएगी। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो डेट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। तो अगर हॉपकिंसन टेस्ट ये वाला क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, चाहे ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, या फिर तुमसे किसी एमसीक्यू लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं जेई एंड एई, दोनों में आ सकता है ये क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर होगा 94.9%। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी किस तरीके से इसको सॉल्व करा गया। अच्छा, अगर ये मशीन आइडियल होती, आइडियल मशीन बढ़िया एकदम, कोई नुकसान नहीं हो रहा, कोई लॉसेस नहीं है, तो ये जो 100 एम्पेयर ले रही है ये नहीं लेती। अगर ये 100 एम्पेयर नहीं लेती तो ये इक्वल टू 0। तो ऐसे केस में क्या होता है, अंडर रूट में आई जी डिवाइड बाई आई जी, यानी कि 100% एफिशिएंसी हो जाती। समझ में आ रही। तो ये जो सप्लाई से इसने 100 एम्पेयर लिया, ये क्यों लिया है, ये लॉसेस को फुलफिल करने के लिए। नाउ अब जरा कुछ क्वेश्चन करके देख लेते हैं, जो हमने अभी तक सीखा है उसको अप्लाई करते हैं। तो ये देख सकते हैं यूपीपीसीएल जेई में आया हुआ है क्वेश्चन है, ठीक है। यूपीपीसीएल जेई में, ठीक। तो अब देख लेते हैं 2019 में आया था ये क्वेश्चन, 27 नवंबर 2019। कांस्टेंट लॉसेज ऑफ डीसी मशीन को हम कैसे मेजर करेंगे। तो अभी हमने पीछे सीखा था कांस्टेंट लॉसेस, ठीक। तो हमारे पास देखो कौन कौन से टेस्ट हैं, लोड टेस्ट है, हॉपकिंसन। अब देखो हॉपकिंसन टेस्ट जो है इसका इस्तेमाल करा जाता है फुल लोड टेस्ट पे, ठीक। फुल लोड टेस्ट पे एफिशिएंसी को फाइंड आउट करने के लिए।
स्विनबर्न टेस्ट, इसका इस्तेमाल करा जाता है कांस्टेंट लॉसेस को फाइंड आउट करने के लिए, कांस्टेंट लॉसेस को। रिटार्डेशन टेस्ट का इस्तेमाल करा जाता है, मैंने आपको बताया था, स्ट्रे लोड लॉसेस के लिए, स्ट्रे लोड लॉसेस। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन, स्विनबर्न टेस्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया कि हॉपकिंसन टेस्ट जो होगा वो परफॉर्म ऑन, कब परफॉर्म करा जाएगा, फुल लोड, पार्ट लोड, लो लोड, दोनों ऑप्शन सेम है। तो ये JVVNL में आया हुआ है क्वेश्चन 2018 में। तो मैंने आपको बताया था कि जो स्विनबर्न टेस्ट है, स्विनबर्न, तो स्विनबर्न टेस्ट करा जाता है नो लोड पे, और जो हॉपकिंसन टेस्ट करा जाता है फुल लोड पे। तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं कि रिटार्डेशन टेस्ट जो होता है डीसी शंट मोटर में, इससे हम लोग कौन कौन से लॉसेस को फाइंड आउट करते हैं, इसरो में पूछा गया है ये। तो मैंने आपको बताया था रिटार्डेशन टेस्ट में 2 पॉइंट ही थे। पहला, एक तो हम इसके स्ट्रे लोड लॉसेस तो निकालते ही हैं, स्ट्रे लोड लॉसेस भी निकाल सकते हैं, और दूसरा जो है वो हम लोग फ्रिक्शन, आयरन, विंडेज ये भी निकालते हैं इस रिटार्डेशन टेस्ट से। तो आयरन, फ्रिक्शन, यानी कि बोथ 2 and 3 इज द फोर्थ वन इज द करेक्ट ऑप्शन। कॉपर नहीं निकालते, कॉपर लॉसेस हम नहीं निकालेंगे, इसके लिए फुल लोड टेस्ट हम लोग करेंगे। ठीक है, ओके। अब ये कहा गया है कि डीसी मशीन जो होता है, ये डीसी मशीन टेस्टिंग के ऊपर ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू एंड फॉल्स है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है, मोस्ट इकोनॉमिकल जो मेथड है नो लोड लॉसेस निकालने का वो लार्ज डीसी शंट मोटर में, वो कौन सा है, स्विनबर्न टेस्ट है। अच्छा, तो मैंने आपको बताया था कि जब अभी पीछे देखा था, स्विनबर्न टेस्ट जो होता है इसको हम लोग मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड कहते हैं। क्यों? क्योंकि नो लोड पे इसको हम लोग चलाते हैं मशीन की परफॉर्मेंस फाइंड आउट करने के लिए। तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड है, रिटार्डेशन टेस्ट जो होता है डीसी मोटर पे, वो यूज़ करा जाता है फाइंड आउट करने के लिए स्ट्रे लॉसेस। तो बिल्कुल सही है। अभी पीछे भी हमने देखा था रिटार्डेशन टेस्ट 2 चीज़ों के लिए, एक तो है स्ट्रे लॉसेस के लिए, दूसरा है फ्रिक्शन, विंडेज या फिर आयरन लॉसेस, इनके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो आई थिंक दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो फर्स्ट वन इज ट्रू एंड सेकंड वन इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे, आई होप समझ में आ गया होगा। इसमें किसी भी तरीके की आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये हमने क्वेश्चन भी देख लिए हैं, साथ ही साथ इसको हमने ये भी देख लिया किस तरीके क्वेश्चन आते हैं। एक और देख लेते हैं ना। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि स्विनबर्न टेस्ट को अगर हम कंडक्ट करते हैं डीसी मशीन पे, तो कौन से लॉसेस हम लोग डिटरमाइन करते हैं। तो मैंने पीछे भी बताया था, स्विनबर्न टेस्ट से हम लोग हमेशा कांस्टेंट लॉसेस निकालेंगे, रिटार्डेशन टेस्ट से स्ट्रे एंड फ्रिक्शन, विंडेज लॉसेस निकालेंगे, एंड हॉपकिंसन टेस्ट से हम लोग हमेशा फुल लोड लॉसेस निकालेंगे। फुल लोड टेस्ट होगा और जो लोड लॉसेस होते हैं उनको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, कांस्टेंट लॉसेस। सेकंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इतना ही रखते हैं आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा, काफ़ी हेल्पफुल लेक्चर रहा होगा, क्योंकि इसके अंदर हमने ना केवल कितने तरीके के टेस्ट होते हैं उनको कवर करा, उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और साथ ही साथ MCQ। लेक्चर पसंद आए तो लाइक कर देना, और जो लोग टेस्ट तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करना, और अगला टॉपिक आप लोग बताना कि कौन सा मैं डाल सकता हूँ। अगर मज़ा आएगा और उसको हम लोग शेयर करेंगे आने वाले समय में। ठीक है, आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।